नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर उन्नाव से है। उन्नाव की रागिनी अवस्थी ने हरियाणा में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की भारोत्तोलन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया है। उन्होंने 110 किलोग्राम वजन उठाकर ये उपलब्धि अपने नाम की है। रागिनी ने पहले ही राउंड में शानदार प्रदर्शन करते हुए ये मेडल जीता है और उनकी इस जीत से न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे उन्नाव जनपद का नाम रोशन हुआ है। रागिनी कल्याणी निवासी 2 बेटों की मां है और साथ ही उनकी इस उपलब्धि से जिले में खुशी का माहौल है। रागिनी के पति ने मोहल्ले में मिठाई बांटकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की है और परिजन, स्थानीय लोगों, खेल प्रेमियों और जनप्रतिनिधियों ने रागिनी को बधाई दी है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। रागिनी की यह सफलता उन्नाव की बेटियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई है। सदर विधायक के पुत्र प्रखर गुप्ता ने भी रागिनी अवस्थी के घर पहुंचकर किया रागिनी अवस्थी को सम्मानित। सबसे पहले तो ये पूरे उन्नाव के लिए बड़े ही गर्व का विषय है और ये हमारे पड़ोस का मोहल्ला है। एक तरीके से हमारे पड़ोस की बिटिया ने ये मेडल हमारे देश के लिए, हमारे उन्नाव के लिए, हमारे जिले के लिए जीता है। इससे ज़्यादा गर्व करने वाली बात दूसरी उन्नाव के लिए और हो नहीं सकती। रागिनी अवस्थी, उन्नाव, उत्तर प्रदेश। सर, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैं ये चैंपियनशिप हरियाणा में हुई थी, हरियाणा नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप, जिसमें मैंने गोल्ड मेडल जीता है। सर, ये दिन एक्सपेक्टेड नहीं था, बट आप सब लोगों को ऐसे देख के लग रहा है कि मेरी मेहनत सफल हो गई है। इसमें घर में सबसे सपोर्टिव मेरे हस्बैंड, जिन्होंने मुझे हर मोड़ पे सपोर्ट किया। कभी ये नहीं हुआ कि लाइक तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है या तुम्हारा मन नहीं है, मुझे जबरदस्ती भेजा है कि जाके अपना पूरा प्रैक्टिस करके आओ। जाके यहाँ की ये जो हालात है उनके बावजूद मैं रेगुलर जाती थी प्रैक्टिस के लिए। और दूसरे मेरे कोच सर, अजीत सर। इसके पहले सर अभी रिसेंट 3-4 महीने पहले अलीगढ़ में हुआ था। अलीगढ़ में भी मेरा फर्स्ट प्राइज आया था और उसके पहले मैंने खेला था सर बांगरमऊ में। इसके पहले एक उन्नाव में ही हुआ था। तो इस तरीके से सर ये अपना स्टेट हो गया और अपने लोकल्स में हो गया, बहुत खेल चुके थे। फिर मेरे कोच सर ने बोला कि अब कुछ आगे बढ़ते हैं। तो फिर जब हरियाणा में ये हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली कि नेशनल्स जा रहे हैं, तो फिर उनके मार्गदर्शन में हम लोग वहाँ पहुँच गए। आगे क्या लक्ष्य? आगे सर इंटरनेशनल खेलने का लक्ष्य है। और उन्नाव की बेटियों के लिए क्या संदेश? सर एक चीज केवल, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना। ये गाना ये एग्जैक्टली फिट होता है लड़कियों के लिए। जिसको जो बोलना है बोलने दो, आप अपने ड्रीम्स को कभी मत छोड़ो, बस अपनी लीग से मत हटो और कोशिश करो, और आपकी मेहनत, आपकी डिसिप्लिन आपको एक दिन उस लेवल तक ले आएगी जो आप चाहते हो अचीव। खबर चित्रकूट से है। चित्रकूट उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में एसडीएम राकेश पाठक नाराज, बाइक सवार को ओवरटेक रोककर थप्पड़ मारा और युवक हाथ जोड़कर और कान पकड़कर माफी मांगता रहा, लेकिन गुस्से में एसडीएम ने फिर भी थप्पड़ जड़ दिए। एसडीएम ने कहा युवक ईयरफोन लगाकर बाइक चला रहा था, उसे समझाया गया, पिटाई नहीं की। यह वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा। खबर चंदौली से है। चंदौली में बुधवार को एक बेहद दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। डीडीओ जंक्शन पूर्व में मुगलसराय रेलवे यार्ड के समीप एक व्यक्ति मालगाड़ी के इंजन पर चढ़ गया, जहां वह ओवरहेड एम्पैक्टमेंट OHE यानी हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया और तेज करंट लगते ही युवक में आग लग गई और उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस भयावह दृश्य को देखकर मौके पर मौजूद लोग सन्न रह गए और इंजन पर चढ़ते ही हुए हादसे प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बुधवार की डीडीओ जंक्शन के RRI क्षेत्र के पास एक
मालगाड़ी आकर रुकी थी। इसी दौरान अचानक एक व्यक्ति कहीं से आया और सीधे मालगाड़ी के इंजन पर चढ़ गया। बताया जा रहा कि उसके शरीर पर काफी कपड़े पहन रखे थे। उसने इंजन पर चढ़ते ही वहां हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर बेहद गंभीर पहुंच गया और साथ ही करंट की चपेट में आ गया। तेज चिंगारी के साथ लगी आग करंट लगते ही तेज चिंगारी निकली और देखते ही देखते व्यक्ति आग की लपटों में घिर गया है। और हादसे के बाद कुछ देर तक इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। OHE सप्लाई कटवा कर शव उतारा गया। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारियों ने तत्काल OHE की बिजली सप्लाई कटवाई। इसके बाद आरोपी और साथ ही आपको बता दें RPF और साथ ही JRP की टीम मौके पर पहुंची है। खबर संभल से है, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगलवार की शाम बड़ा फेरबदल किया गया। 14 जजों के तबादले कर दिए गए हैं। लिस्ट में 3 जिला जज स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार और साथ ही वहां पर रजनीश कुमार की ओर से लिस्ट जारी की गई है। लिस्ट में चौंकाने वाले नाम संभल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट CJM विभांशु सुधीर का नाम शामिल है। विभांशु ने 9 जनवरी को SP अनुज चौधरी समेत 20 पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज करने के आदेश दिए थे। आरोप है कि संभल हिंसा के दौरान ASP अनुज चौधरी समेत अन्य पुलिसकर्मियों ने एक युवक को गोली मार दी थी। विभांशु को सुल्तानपुर में सिविल जज सीनियर डिवीजन के पद पर भेजा गया है। चंदौसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह अब संभल के नए CJM हैं और आदित्य ने ही संभल के श्री हरिहर मंदिर बनाम शाही जामा मस्जिद दावे पर सर्वे के आदेश दिए थे। मेरा नाम मोहन यादव है, मैं यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ और मेरी लगभग जो है 18-20 साल की प्रैक्टिस होने जा रही है। मैंने अपने समय में या तो बधाई हुए पवन कुमार साहब CJM देखे थे, इनसे पहले विनय कटियार साहब देखे थे और मुझे लगा कि उन दोनों से कहीं ज़्यादा अच्छे विधांशु सुधीर साहब के यहाँ काम किया है। हालांकि मजिस्ट्रेट की कोर्टों में मेरा बहुत कम काम करना रहता है क्योंकि मैं सेशन ज़्यादा करता हूँ। 5-6 बार उनकी कोर्ट में गया हूँ। कोर्ट में काम करने का तरीका इतना अच्छा रहता है, उनको यदि प्लेंटिफ की ही गलतियाँ हैं तो वो इस बात को वहाँ ये महसूस कराते हैं कि तुम गलत कह रहे हो। यहाँ तक प्लेंटिफ जो खुद वहाँ अपनी बात कहने गया है और उसकी गलतियाँ लग रही हैं, तब इतने अच्छे अधिकारी का ट्रांसफर होना न्याय की हत्या है, हत्या है, हत्या है, हत्या है। किसी इस तरह से जिस तरह उनके साथ का बर्ताव हुआ, इस पर कायदे में जुडिशरी को स्वयं संज्ञान लिया जाना चाहिए कि यदि किसी प्लेंटिफ पर किसी आवेदन पर आदेश हुआ है FIR का, उसका मतलब ये नहीं हुआ कि उन्होंने व्यक्तिगत आदेश दिया है। वो सीट पर रहते हुए न्यायपालिका का आदेश है और उस पर FIR ना होना अलग की चीज है। उस पर अगली कार्रवाई नहीं होना, फिर उसके प्रतिवेदन में जवाबें आना और उनकी सुरक्षा को हटाया जाना, ये संकीर्ण मानसिकता का है। पुलिस प्रशासन संकीर्ण मानसिकता से ग्रस्त है और मैं खुले मंच से ये कहता हूँ, पुलिस प्रशासन में जो पारितोषिक वर्दी है और उसका अनाज खाते हैं, ये संकीर्ण मानसिकता इसलिए और ज्यादा पनप रही है। CJM साहब की सिक्योरिटी हटाया जाना ये संकीर्ण मानसिकता से ज्यादा और कुछ नहीं है। और ऐसा नहीं है कि जो लोग सिक्योरिटी में नहीं रह रहे वो सुरक्षित नहीं है। सुरक्षा सिर्फ परमात्मा करता है और अपना ईमान और अपने कर्म करते हैं। पुलिस कभी सुरक्षा नहीं कर पाती। हमने तमाम घटनाएं ऐसी पढ़ी हैं, सुनी हैं, चैनलों पर देखी हैं कि पुलिस के साथ रहते हुए बड़ी बड़ी हत्याएं हुई हैं। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पुलिस वालों ने हत्या कर दी। राजीव गांधी जी की इतनी बड़ी सुरक्षा में हुई थी, तमाम चीजों में हुई थी। हाई कोर्ट ने ये सिद्ध कर दिया कि नहीं, हाई कोर्ट ने कोई सिद्ध नहीं किया है। ये प्रशासन क्यों इनका ट्रांसफर किया गया, ये न्याय की हत्या है, हम ये बात कहेंगे। हाई कोर्ट के आदेश को हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं और ये डिमोशन शब्द जो लोग कहते हैं उनसे मेरी विशेष हिदायत है कि वो खुद ही अवमानना की श्रेणी में आते हैं। इसका नियम ये है कि जिस जिले पर जितने अनुभव के लोग बैठे होते हैं जुडिशरी में, अफसरान जो होते हैं, तो जो सबसे ज्यादा सीनियर होते हैं उन्हें सीनियर पद पर रखा जाता है। ये जो आपकी मीडिया बार बार डिमोशन करने को दिखाती है, आज के अखबार पढ़ के अमर उजाला पढ़ के ऐसा गुस्सा आया था कि इस अखबार में आग दे दूं। कायदे में इनके खिलाफ सुधा हाई कोर्ट को जिस तरह का
उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के थाना गजरौला क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव अमरोहा के थाना गजरौला में आने वाले गांव सहबाजपुर डोर के पास नेशनल हाईवे 9 भिलाई ओवर पर रात्रि लगभग 2 बजे आसपास एक ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़ता हुआ हवा में झूल गया। गनीमत रही कि ट्रक फ्लाईओवर से नीचे नहीं गिरा, इसलिए कोई भी जनहानि नहीं हुई है। चालक और परिचालक को मामूली से चोटें आई हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रक दिल्ली से मुरादाबाद की तरफ जा रहा था। जैसे ही ट्रक सहबाजपुर डोर के पास पहुंचा तभी इस हादसा की घटना सामने आई है। महोबा के कुलपहाड़ तहसील स्थित बरेंडा बुजुर्ग गांव में शराब के ठेके ने ग्रामीण महिलाओं और साथी छात्राओं का जीना मुहाल कर दिया है। मुख्य रास्ते पर ठेका होने के कारण आए दिन महिलाओं पर चीटाकशी और अभद्रता की जाती है। आज महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम को ज्ञापन सौंपा है और चेतावनी दी है कि जल्द ही इस ठेके को आबादी से दूर नहीं हटाया गया तो ग्रामीण बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। और साथ ही महोबा जिले के महोबकंड थाना अंतर्गत बरेंडा बुजुर्ग गाँव की महिलाएं आज अपनी अस्मत और साथ ही बच्चों के भविष्य के लिए सुरक्षा के लिए सड़क पर उतरी हैं। कलेक्ट्रेट पहुंची गोमती, साधना, जितेंद्र और तुलसी जैसी तमाम महिलाओं का आरोप है कि गांव के मुख्य मार्ग पर स्थित शराब का ठेका अब उनके लिए नासूर बन गया है। ग्रामीणों के मुताबिक यह रास्ता गांव का मुख्य मार्ग है जहां से हर रोज स्कूल जाने वाली छात्राएं और घरेलू कामकाज के लिए महिलाएं गुजरती है, लेकिन शराब के ठेके के कारण यहाँ सुबह से ही अराजक तत्वों और शराबियों का जमावड़ा लग जाता है। महिलाएं बताती हैं कि शराबी अक्सर अर्धनग्न अवस्था में सड़क पर खड़े रहते हैं और निकलने वाली लड़कियों व महिलाओं से भद्दे भद्दे कमेंट और कटाक्ष भी करते हैं। प्रार्थना पत्र में ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा है कि इस समस्या को लेकर कई बार अधिकारियों और तहसील स्तर पर गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आश्वासन के सिवा अब तक कुछ भी हाथ नहीं लगा है। और साथ ही आज जिला मुख्यालय पहुंची महिलाओं ने जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि इस ठेके को तुरंत मुख्य रास्ते से हटाकर, ग्रामीणों का कहना है कि अब जब सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है तो फिर मुख्य रास्ते पर शराब का ठेका खोलकर बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। लेके आए हैं समस्या है वो शराब का जो ठेका है वो रास्ते में है, तो निकलने में वो समस्या है। लेडीजें निकलती हैं, बच्चे निकलते हैं, लड़कियां निकलती हैं, स्कूल वाली सब निकलते हैं, तो वहाँ शराब पी के लोग ड्रामा कहते हैं, गाली गलौज करेंगे, अशब्द भाषा का प्रयोग करते हैं, तमाम बातें हैं। निकलने में समस्या हो रही है। हम लोग ये चाहते हैं कि रास्ता से छोड़ दे, थोड़ी अंदर 100 मीटर 50 मीटर थोड़ा अंदर हो जाए बस। बंधन से तो कोई समस्या, बंद तो ठीक है, लेकिन थोड़ी रास्ता बस छोड़ दे, क्योंकि बच्चों को निकलने में समस्या हो रही। लेडीज ज़्यादा मेन रास्ता पड़ गई बाजार जाने की, तो ये सब समस्याएं हैं। कई पता नहीं लड़ गए तो साले नंगे खड़े, ऐसे खड़े कपड़ों के खड़े, तो अब लेडीज कैसे निकलेंगे बताओ। समस्या तो है ही। 2-3 बार ज्ञापन दे चुके हैं, फिर से आए हैं। कहाँ ज्ञापन? डीएम साहब को दिया था, थाने में भी दिया था। क्या आश्वासन मिला? कुछ नहीं मिला अभी तक। तो अभी आप कहाँ हैं? अभी तो हम महोबा डीएम साहब के यहाँ आए हैं। मतलब क्या चाहते? ये चाहते हैं कि ठेका जो है रास्ते से दूर हो जाए, बस थोड़ा 100-50 मीटर अंदर इधर उधर कहीं भी हो जाए, बस रास्ता छोड़ दे। मतलब जो निकलने में समस्या हो रही है लेडीजों को, बच्चों को, स्कूल के बच्चों को, लड़कियों को, ये सब समस्या दूर हो जाए। और क्या, दारू का ठेका है ना, उसी को हटाने के लिए आए हम सब। या रास्ते पे है ना, तो हाँ, रास्ता है बाजार, तो रास्ते से वो जितने दूर निकल जाओ उतने सही है, लेकिन रास्ते पे नहीं रह सकते हैं। हम लोग एक दिन चित्रकूट के लिए गए थे, तो उसी दिन आए थे 8 लोग, तो नीचे में वहीं पे 3 लोग नंगे पड़े थे। तो हम लोगों ने बोला कि रास्ते में से गाड़ी हटा लो, तो नहीं हटाई। तो हम लोग फिर वहां पे ठेके पे गए, तो उस दिन बोले थे कि नहीं 2-3-4 दिन में हटा लेंगे हम, फिर नहीं हटाई। अब हमारे बच्चे हैं, तो बच्चे रास्ते से पढ़ने जाते तो परेशान होते हैं। हमारी जे आगे परीक्षा आ गई, लड़की सारी घर पे बैठी, तो हम क्या करें हैं? जैसे चाहते हैं कि रास्ता से दूर हट जाए। अभी है इतना बड़ा जग हो रहा है, तो हम लोग जग के लिए जाने नहीं पाते हैं, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। क्या करें हम बताओ। जे लोग कह रहे थे हम हटा लें, अब नहीं हटाए तो हम दोबारा फिर गए यहाँ।
खबर मुरादाबाद से है, जहां पर कचरा गलाने वाली फैक्ट्री पर की गई छापेमारी। ई कचरा गलाने वाली 8 फैक्ट्री सील, प्रशासन की कार्रवाई से हड़कंप। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद जनपद के ई कचरा गलाने के लिए मुगलपुरा क्षेत्र के बब्रबालन में अवैध रूप से संचालित प्रदूषण फैला रही फैक्ट्री पर प्रशासन का चाबुक चला है। प्रशासन की ओर से दिया गया और साथ ही सिटी मजिस्ट्रेट विनय पांडे की अगुवाई में असिस्टेंट कमिश्नर राज्य कर विभाग व प्रदूषण नियंत्रण विभाग की अवर अभियंता की टीम ने इस कार्रवाई को अमली जामा पहनाया है। आपको बता दें, टीम ने के द्वारा इससे लाइसेंस मांगा गया है, तब भी लाइसेंस टीम के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद फैक्ट्री को सील करने की कार्रवाई की गई है। गौरतलब हो कि मुरादाबाद बड़े पैमाने पर ई कचरा जलाने का कारोबार अवैध रूप से यहां किया जाता है। देहात क्षेत्र, मुगलसराय क्षेत्र, नागफनी क्षेत्र व मझोला के उन्नत बाग में भी अवैध रूप से कचरा ई गलाने का कार्य हो रहा है। शाम होते ही भट्टियां जल उठती हैं और वातावरण में जहरीला प्रदूषण फैल उठता है। था या इस प्रकार के गलाने के उपरांत किसी और प्रकार के वस्तु या बर्तन बनाए जाते थे। प्रदूषण फैलाए जाने के कारण उनके द्वारा जो मानकों के पूर्णतया विरुद्ध था, प्रदूषण विभाग और जीएसटी विभाग के साथ उन भट्टियों को तत्काल मौके पर ही जांच करके और 8 भट्टियों को, कुल 8 भट्टियों को सील कर दिया गया है और इसी तरह की सघन कार्रवाई चलती रहेगी। और वहाँ पर लोगों को सचेत भी किया गया है कि इस तरह की कोई भी भट्टी इस प्रकार की न चलावें, जिससे कि प्रदूषण फैले और लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़े, और भविष्य में भी यह कार्रवाई जारी रहेगी। सर, बड़ा सवाल ये उठता है कि लगभग 15 साल से ये कार्रवाइयाँ चल रही हैं, इनका कोई परमानेंट इलाज नहीं है? नहीं, उन लोगों से कहा जाएगा कि आप इन भट्टियों को उन क्षेत्रों में ले जाएं जहाँ पर कि इस तरह के मानकों पर इस तरह की भट्टियाँ और वैज्ञानिक तरीके से गलाने की विधियाँ उपलब्ध हो सकती हैं। उन क्षेत्रों में अपने ले जाएं जहाँ पर वैज्ञानिक तरीकों से इसका भट्टियों को लगा करके और प्रदूषण मानक के अंतर्गत करके और कार्य किया जा सके। टोटल आज कितनी भट्टियाँ सील की गई? आज कुल 8 भट्टियों पर को सील किया गया। धन्यवाद। यूपी के सुल्तानपुर जनपद के दुबेपुर गांव में जुड़ा भूमि विवाद अब सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि कलेक्ट्रेट तक पहुंच गए प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। बड़ी संख्या में महिला पुरुष ग्रामीण में कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर धरना देकर आवागमन बाधित कर दिया और साथ ही राजस्व अधिकारियों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन भी किया जा रहा है। प्रदर्शन के कारण कलेक्ट्रेट के मुख्य मार्ग पर अधिकारियों व आम नागरिकों का आवागमन बाधित रहा, जबकि मौके पर नगर कोतवाल पुलिस नदारद दिखाई दी। छप्पर जलाने का आरोप, बयान में विरोधाभास सामग्री का उपयोग करने का और साथ ही कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के दुबेपुर गांव में 19 जनवरी को विवादित जमीन पर बने छप्पर को जलाया गया। पीड़ित परिवार का कहना है यह घटना दबंगों द्वारा की गई है, जिसमें महिलाओं से मारपीट भी हुई है और पूरे घटनाक्रम प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में हुआ है। वहीं देहात कोतवाली प्रभारी धर्मवीर सिंह का कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने स्वयं अपना छप्पर जलाया है, इसी कारण मुकदमा दर्ज किया गया है और इसके बावजूद जेसीबी मशीन के जरिए निर्माण गिराने और साथ ही आगजनी जैसी घटनाएं हुई हैं, जो कानूनी व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। शिकायत में मांग की गई है कि न्यायालय के निर्णय तक विवादित भूमि पर यथास्थिति बनाए रखी जाए और दोषी अधिकारियों व दबंगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सवाल उठना लाजमी था कि न्यायालय में मामला लंबित होने के बावजूद जेसीबी किसके आदेश से चलाई गई है। दुबेपुर गांव की यह घटना प्रशासन के लिए एक बड़ी परीक्षा बन गई है। ग्रामीणों की निगाहें अब जिलाधिकारी की कार्रवाई पर टिकी हैं। जितेंद्र वर्मा हमारे घर दुबेपुर ब्लॉक पे है। उसके बाद मामला जमीन का है। हमारा जमीन, हम पुश्तैनी जमीन पे वहाँ रहते हैं और उसमें काटा संख्या 770-769 में उसमें 2 लोग और नाम था, जो हम अपनी ज़मीन पे काबिज हैं। जितनी हम लोगों का हिस्सा बनता है उतनी ज़मीन पे हम लोग काबिज हैं और वो लोग आते हैं, वो 2 हिस्सेदारों का ज़मीन लिखा के, डॉक्टर मंजीत सिंह वो आते हैं, राजस्व टीम पूरी लेके हमारी ज़मीन को कब्जा करते हैं जेसीबी के साथ। और उसके बाद हमारा उनका बंटवारा भी हुआ था कि रोड इस बार हम रहेंगे, रोड इस बार वो रहेंगे हैं। उस बंटवारे को न मानते हुए भी चौहद्दी इस साइड में हमारी तरफ गलत लिखा के आते हैं हमारी तरफ कब्जा करने, जो हम लोगों की ज़मीन बची हुई है उसी पे। क्या आपने ये शिकायत किसी थाने पे, आपने स्थानीय थाने को सूचना दिया कि आपके जमीन कब्जा किया जा रहा है? नहीं सर, थाने पे हमने सूचना नहीं दी, लेकिन हमने कोर्ट वहाँ आपत्ति लगाए थे, तहसील में आपत्ति भी लगाया था, आपत्ति भी नहीं रुकी, खारिज दाखिल हो गई। उसके बाद दीवानी हमने दायर किया
जो हमारे वकील साहब थे थोड़ा दायरा वहाँ से गलत कर दिए थे, तो वहाँ से मुकदमा कैंसिल होकर यहाँ कलेक्ट्री आया है और यहाँ भी दायरा चल रहा है। दायरे में पेश हो गए हैं, लेकिन तब भी उसके पेश होने के बावजूद भी आते हैं जबरदस्ती कब्जा करने, राजस्टील लेके पूरा। तो अभी आप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ आए, तो जिलाधिकारी के यहाँ से आपको क्या आश्वासन मिला? जिलाधिकारी का यहाँ से हमको आश्वासन नहीं मिला कि जो कार्रवाई होगी वो कराई जाएगी। सर, मेरा नाम लक्ष्मी वर्मा है, बेगमपुर के निवासी है और हमारे घर आए 50-60 लोग लेकर, राजेश टीम लेकर, और हमारे घर को जबरदस्ती कब्जा कर रहे थे और जेसीबी लेकर आए, सब ढकेल दिए और आग लगा दिए मेरे छप्पर में और जल गया सब। अब हमारे गाय भैंस खोल के हाँक दिए, हम लोग के बोलने पर मार रहे थे उन्हें, और हमारे घर के सदस्य को मारकर थाने में बंद करवा दिया। हमारे थाने में कोई सुनवाई नहीं थी, कह रहे थे हम पैसे लेकर सबको खरीद सकते हैं। कौन लोग थे? वो राजेश टीम थे और मंजीत सिंह थे, लेकर आए थे सब लोग के 50-60 लोग थे, हम लोग के मार रहे थे। महिला पुलिस लेकर आए थे और दौड़ा के मार रहे थे हम लोग के। हमारे घर के सदस्य को बंद करवा दिए, जेल करवा दिए। हिंदू युवा संगठन के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। दर्जनों कार्यकर्ताओं ने अतिरिक्त मजिस्ट्रेट अपूर्वी सिंह को ज्ञापन सौंपते हुए 2 गंभीर मामलों में कार्रवाई की मांग की है। और साथ ही आपको बता दें, कलेक्ट्रेट परिसर में हिंदू युवा संगठन के दर्जनों कार्यकर्ता एकत्र हुए। कार्यकर्ताओं ने मौनी अमावस्या के दिन संगम तट पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज से जुड़े घटनाक्रम को लेकर रोष जताया। संगठन का आरोप है कि पुलिस प्रशासन द्वारा शंकराचार्य जी और उनके शिष्यों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, जिससे सनातन धर्म को मानने वालों की भावनाएं आहत हुई हैं। और साथ ही VOSK के साथ ही कार्यकर्ताओं ने शाहजहांपुर के बंडा ब्लॉक क्षेत्र में सुनारसनाथ मंदिर के पास अवैध रूप से मजार और सरकारी भूमि पर कब्रिस्तान बनाए जाने का भी आरोप लगाया है। संगठन का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो क्षेत्र में सांप्रदायिकता तनाव की स्थिति बन सकती है। और हिंदू नेताओं ने बताया कि हमने प्रशासन से ज्ञापन देकर निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। अगर मांगे नहीं मानी गई तो संगठन आगे आंदोलन करेगा। और साथ ही फिलहाल प्रशासन ने ज्ञापन लेकर मामले की जाँच और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। स्नान करने से रोका गया है, वो काफ़ी निंदनीय है। उसी पक्ष में आज हम लोगों ने यहाँ ज्ञापन दिया है, और अगर प्रशासन और सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो हम लोग समस्त हिंदू संगठन है उनसे बात करके आगे कार्रवाई करने के लिए, वो धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। जैसा कि आप लोगों ने जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से दिखाया है, हम लोगों को वह घटना, वो दृश्य देख करके आक्रोश है। हिंदू जनमानस, हिंदू समाज के अंदर एक आग सी उबल रही है। सनातन धर्म का जिस तरीके से अपमान हुआ है, ऐसा कभी भविष्य में नहीं हुआ है। जिस तरीके से हमारे शंकराचार्य के साथ में उनके साथ में पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा बर्बरता की गई, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, वो जो छोटे छोटे संत थे उनकी चोटी पकड़ के खींचा गया, ये हमारे सनातन धर्म का अपमान है, जिसे हिंदू जनमानस किसी प्रकार से बर्दाश्त नहीं करेगा। ये पीड़ा हम सबकी है, और इसलिए मैं माननीय योगी जी से मांग करता हूँ तत्काल प्रभाव से वो पुलिस प्रशासन को तत्काल वहां से निलंबित किया जाए, हटाया जाए, और उनसे कहा जाए कि आज गुरु शंकराचार्य से माफी मांगे और उन्हें तत्काल उस स्नान के लिए स्थान दिया जाए और ससम्मान उनको वहां पर विराजमान कराया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हिंदू युवा संगठन समस्त प्रदेश में, पूरे जिले में एकत्र होकर के, हिंदू समाज को एकत्र करके आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। ये अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, क्योंकि ये अभी तो हम लोग सांकेतिक प्रदर्शन करने आए हुए हैं, क्योंकि हमारे शंकराचार्य पूजनीय होते हैं, जिनको हम ईश्वर के रूप में मानते हैं। और ऐसे संतों के खिलाफ, संत भगवान से भी बड़ा होता है कि जो भगवान नहीं कर सकते हैं, भगवंत नहीं कर सकते हैं, वो संत कर सकता है। ऐसे संतों के साथ जिस तरीके से अपमान किया गया है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ तत्काल माफी मांग ले प्रशासन और उनको सम्मान को स्थान दिया जाए। 2015 में अखिलेश यादव की सरकार थी, तब भी उनका अपमान किया गया था। देखिए, ये मैं चाहे वो सरकार किसी की हो, अगर हमारे सनातन धर्म को छुओगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी हालत में हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुलिस प्रशासन को बताना चाहता हूँ कि आप हमारे धर्म को मत छुओ, अगर छुओगे तो आग की तरह जल जाओगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। सनातन धर्म के सर्वोच्च पद पर आसीन ज्योतिष पीठाधीश्वर परम पूज्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के विरुद्ध जिस प्रकार से ये नोटिस जारी किया गया है, वो सरकार की कुंठित मानसिकता को प्रदर्शित करता है। आपको ध्यान में होना चाहिए, शंकराचार्य जी लंबे समय से, चाहे वो अखिलेश यादव की सरकार हो, 2015 में गणेश मूर्ति विसर्जन का जब विषय आया तो उन्होंने अखिलेश यादव की सरकार का भी विरोध किया और लाठियां खाई।
राहुल गांधी ने जब मनुस्मृति का विरोध किया तो उन्होंने राहुल गांधी को सनातन धर्म से बहिष्कृत कर दिया। और आज जब काशी विश्वनाथ के अंदर मंदिर तोड़े जा रहे हैं, जब गौ माता की हत्या लगातार हो रही है, जब कुंभ के अंदर भगदड़ में सनातनियों की लाशों के आंकड़ों को छुपाया जा रहा है, तब परम पूज्य शंकराचार्य जी अपनी आवाज को उठा रहे हैं। इसलिए सरकार दुराग्रह पूर्वक उनको स्नान से रोकने का कार्य कर रही है। प्रशासन को तो केवल मोहरा बनाया जा रहा है, लेकिन मैं मानना चाहता हूं कि इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण रूप से दोषी है। शंकराचार्य परंपरागत तरीके से पालकी पर हमेशा से स्नान करते रहे हैं। यह पूर्व के वीडियो चलचित्र सोशल मीडिया पर भी वायरल है। शंकराचार्य वह ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अपने गुरु स्वरूपानंद सरस्वती के द्वारा जो इच्छा पत्र उनका है रजिस्टर्ड निसंदेह वो एकमात्र ऐसे शंकराचार्य हैं जो सनातन के लिए सदैव खुलकर बोलते हैं। और इसी दुराग्रह के कारण सरकार उनकी आवाज को दबाना चाहती है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जिस तरीके से वहाँ पर जो माहौल क्रिएट किया गया, जिस तरीके से बटुकों को पीटा गया, सनातन की परंपरा को अपमानित किया गया, चोटी और जनेऊ को अपमानित किया गया, 87 वर्ष के सन्यासियों को जूतों से पीटा गया, वहाँ पर ऐसा सनातन की धज्जियाँ उड़ाई गई। प्रशासन के अंदर अगर माँ का दूध पिया है, उनके अंदर नपुंसकता नहीं है, तो किसी विधर्मी की जो राष्ट्रद्रोह का कृत्य करते हैं उनकी दाढ़ी पर हाथ लगाकर देखे, मैं मान जाऊंगा कि तुमने अपना माँ का दूध पिया है। शंकराचार्य, मैं यहाँ तक मेरा आरोप है कि ऐसी भगदड़ की परिस्थिति बनाकर शंकराचार्य को भगदड़ में हत्या कर देने तक की योजना हो सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए हमारी मांग है कि विशेष समिति बनाकर इसकी जांच की जाए, शंकराचार्य जी से माफी मांगकर उनको विधिवत सम्मान दिया जाए, और साथ ही साथ उस समस्त पुलिसकर्मियों की रिकॉर्डिंग की भी जांच हो, जिससे इसके जो राजनीतिक जो सूत्र हो सकते हैं उनका भी खुलासा हो, उन पर कठोरतम कार्रवाई हो। खबर लखनऊ से है, जहां राजा बाजार वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद राहुल मिश्रा को बदनाम करने की नियत से उनकी एक पुरानी वीडियो को वायरल किए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि राजनीतिक विरोधियों द्वारा लगभग 2 वर्ष पुरानी इस वीडियो को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है, जबकि स्थानीय लोगों का कहना है कि वायरल वीडियो की सच्चाई कुछ और ही है। और साथ ही स्थानीय नागरिकों का बड़ा वर्ग पार्षद राहुल मिश्रा के समर्थन में सामने आया है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि पार्षद हमेशा जनता के हित में खड़े रहे हैं और उन्हें बदनाम करने के उद्देश्य से यहाँ नाकाम साजिश रची गई है। और साथ ही स्थानीय लोगों और स्वयं पार्षद द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह वीडियो लगभग 2 साल पहले की है। देर रात एक व्यक्ति को संदिग्ध मानकर उससे पूछताछ की गई थी और बाद में जब उस व्यक्ति की पहचान की पुष्टि हुई तो मस्जिद के इमाम द्वारा कर दी गई। तो राहुल पार्षद ने न केवल उसे सम्मान पूर्वक जाने दिया बल्कि आर्थिक सहायता भी प्रदान की है। बताया जा रहा कि उक्त घटना के बाद उस व्यक्ति के पार्षद मिश्रा से संबंध सौहार्दपूर्ण हो गए थे और वहां नियमित रूप से पार्षद कार्यालय आता जाता रहता है। इसके बावजूद राजनीतिक विरोधियों द्वारा उसकी पुरानी वीडियो को अलग संदर्भ में पेश कर पार्षद की छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। किस तरीके से वीडियो वायरल हो रही है, जरा बताइए मीडिया से। नमस्कार भाइयों, ये जो वीडियो वायरल हो रही है ये हमारे विरोधियों ने एक निम्न स्तर की चाल चली है हिंदू मुस्लिम एकता को भंग करने की। क्योंकि मैं यहाँ पार्षद बना हूँ मुस्लिम क्षेत्र से और मुस्लिम हमारे सब हमसे मिलने वाले हैं, सब हमारा ख्याल रखते हैं, हम उनका ख्याल रखते हैं। हमारे वार्ड में कोई एक मुस्लिम आके कह दे मैंने उसका काम नहीं किया या मैंने उसके साथ बदतमीजी करी तो बात होती है। ये घटना जो थी, इस घटना में ऐसा कुछ नहीं था। एक अनजान आदमी आया था बाहर से, मेरे घर के बाहर टहल रहा था। तो रात में 1 बजे थे। मैं न्यूरो का पेशेंट हूँ, मेरी दवाई चलती है मानसिक चिकित्सालय में, डॉक्टर अमित आर्या हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। तो मैं रात में 4 गोली खाता हूँ, 4 गोली खा के सो रहा था। मेरी वाइफ ने कहा कि देखो बाहर कोई टहल रहा है बार रात में 1 बजे, गली में कोई आदमी नहीं था। तो मैंने उसको रोका, पूछा, अब मैं नींद में भी था और दवाई का भी नशा था तो मेरी आवाज़ ठीक से नहीं निकल पा रही थी दवाई की वजह से। मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो, तो उसने कहा बिहार से आए हैं। हमने कहा तो आईडी दिखाओ ना, उसके पास आईडी थी ना बिहार का टिकट था। तो हमने यहाँ क्या करने आए, फिर हमने पुलिस को बुला लिया। पुलिस के सामने सारी बातें हुई, मैंने उसको ना मारा ना पीटा, ये सब गलत कहा जा रहा है। ये पीछे से जो बयान दिए जा रहे हैं मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है। मैं इनके ऊपर मानहानि का दावा करूंगा। और मैंने मस्जिद में जाके, मस्जिद में ये जा रहा था, मस्जिद में मैंने दरवाजा खुलवाया, मस्जिद के आसपास जो लोग रहते थे उनको बुलाया, वो किसी को ये नहीं जानता था। मस्जिद के मौलाना नीचे निकले, उन्होंने कहा मैं जानता हूँ। तो मैंने फिर इसको पुलिस से छुड़वाया। मौलाना से कहा कि इससे कह दीजिए आईडी लेके घूमे। इसके बाद कोई आईडी नहीं थी। दूसरे दिन इमाम साहब मेरे पास उसको लेके आए, मैंने उसकी आईडी नहीं थी। और मस्जिद में एक उसकी आईडी जो लगी थी वो 9 साल का था, तब की फोटो थी उसमें, जो मैच नहीं कर रही थी। मैंने इसकी आईडी अपडेट कराई, अपना कार्ड दिया कि बिना इस चीज़ के कहीं ना घूमना, वरना पुलिस पकड़ लेगी तुमको, तो जेल भेज देती, तुम बचते नहीं।
उसके बाद वो गले मिला, चाय पी, उसका रोज डेली मेरे पास आने लगा। उससे जब गया यहाँ से बिहार तब भी मैंने उसकी टिकट और सब व्यवस्था करा दी। वीडियो कितनी पुरानी है? ये वीडियो हमारे ख्याल से 1.5 साल पुरानी है। और ये अगर किसी को कोई दिक्कत होती तो जिस दिन कांड हुआ था उसके दूसरे दिन रिपोर्ट करते या दूसरे दिन एक्शन लेते, दूसरे दिन वीडियो चलाते जो आज चला रहे हो। जब उनको दिक्कत ही नहीं थी, जब उधर से कोई काम ही नहीं हुआ, ये वीडियो बेची गई है। ये किसी ने वीडियो गलत आदमी ने बना के गलत आदमी को बेची गई। परसों ये वीडियो बेची गई है, ये मुझे खबर लगी है। 4000 में ये वीडियो बिकी है और इसका दुष्प्रचार किया गया है मेरे खिलाफ। ताकि कौन हो सकता है, आप क्या करेंगे ऐसे वीडियो जो मैं पता लगा रहा हूँ और पता लगते ही मैं मानहानि का दावा करूंगा उसके ऊपर और रिपोर्ट लिखाऊंगा कि और साक्ष्य की जांच होनी चाहिए। ये जो हुआ है एक तब पुरानी घटना और उसके बाद जिसके साथ हुई है उससे कोई मतलब नहीं ना। वहाँ के इमाम साहब जो है वो भी बयान दे रहे हैं मेरे फेवर में, कह रहे हैं ऐसी कोई घटना इस तरीके से नहीं जिस तरीके से दिखाई जा रही है। उसका दुष्प्रचार किया जा रहा है। घटना कुछ और थी, उसको हिंदू मुस्लिम से लड़ाने की बात की जा रही है। हम लोगों के चैनल के माध्यम से क्षेत्रीय जनता से और मुस्लिम भाइयों से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो चाहे लाख कोशिश कर लें, लेकिन क्षेत्रीय जनता मुझे जानती है। मैंने अगर उनके लिए कुछ किया है तो मेरे साथ कल से जब से ये घटना हुई है कम से कम 150 लोग हमारे साथ यहाँ मेरे ऑफिस में रहे हैं। अभी भी देखिए भीड़ लगी है और ज़्यादातर सब मुस्लिम ही हैं और सब कह रहे हैं आप घबराइए नहीं राहुल भाई, हम सब समझ रहे हैं ये विरोधियों की चाल है, इसका जवाब दिया जाएगा। हो रही है। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।